बिल ऑफ एक्सचेंज, तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक टाइप का ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। बिल ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक टाइप है। तो इसका मीनिंग क्या है? इट कैन बी डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ रिटर्न ऑर्डर और नोटिस। ये एक टाइप का रिटर्न ऑर्डर होता है, रिटर्न नोटिस होता है। दैट बाइंड्स वन पार्टी टू पे अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर पार्टी। ये एक पार्टी को बाउंड करता है कि उसे डेफिनेट अमाउंट दूसरी पार्टी को पे करनी है। और पेमेंट कब करनी है? ऑन डिमांड, या तो डिमांड पर, जब दूसरी पार्टी डिमांड करेगी, या फिर प्री डिसाइडेड डेट पर। ये जो प्री डिसाइडेड डेट है ये बिल में मेंशन की जाती है। तो यहाँ पर इस मीनिंग से हमें बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट क्लियर हुए कि एक तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का टाइप है, दूसरा ये रिटर्न ऑर्डर होता है, और तीसरा पॉइंट है ये एक पार्टी को दूसरी पार्टी को पेमेंट करने को बाउंड करता है। और ये कब पेमेंट की जाती है? डिमांड पर या फिर प्री डिसाइडेड डेट पर। अब नेक्स्ट आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। जो पॉइंट्स हमने मीनिंग में पढ़े, जो पॉइंट्स हमने मीनिंग से निकाले, वही पॉइंट्स हमने यहाँ पर इस तरह से एक्सप्लेन करने हैं हेडिंग बनाकर। तो फर्स्ट पॉइंट है रिटर्न। हमने पढ़ा था कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, तो वही लिखा है यहाँ पर भी। इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ऑलवेज बी इन रिटर्न फॉर्म। बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा रिटर्न फॉर्म में होता है, ओरल फॉर्म में नहीं होता। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट है अनकंडीशनल। अनकंडीशनल का मीनिंग होता है कि कोई कंडीशन अटैच ना हो। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ में कोई कंडीशन अटैच नहीं होती, तो बिल ऑफ एक्सचेंज अनकंडीशनल होता है। थर्ड पॉइंट है ऑर्डर लेटर। किस फॉर्म में होता है? ये ऑर्डर की फॉर्म में होता है। इट इज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर ऑन द डेटर। ये क्रेडिटर्स के द्वारा ड्रॉ किया जाता है डेटर्स के लिए। एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर नॉट अ रिक्वेस्ट। ये ऑर्डर की फॉर्म में होगा, किसी रिक्वेस्ट की फॉर्म में नहीं होगा। तो अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में देखें तो क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिसे अमाउंट लेनी है, मीन्स जिसको अमाउंट मिलनी है। डेटर मीन्स देनदार, जो अमाउंट देगा क्रेडिटर को। तो ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये क्रेडिटर्स के द्वारा ड्रॉ किया जाता है ऑर्डर की फॉर्म में। क्रेडिटर ऑर्डर देता है डेटर को कि वो उसकी अमाउंट उसको पे करे। तो यहाँ पर कोई रिक्वेस्ट नहीं की जाती, यहाँ पर क्रेडिटर डेटर्स को ऑर्डर देता है, ऑर्डर लेटर होता है ये। फोर्थ पॉइंट है सिग्नेचर। तो इस बिल ऑफ एक्सचेंज पर किस किस के सिग्नेचर होंगे? साइन बाय द ड्रॉवर एज वेल एज ड्रॉई। यहाँ पर ड्रॉवर और ड्रॉई दोनों के साइन होना जरूरी है। ड्रॉवर वो पर्सन है जो ड्रॉ कर रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज को, और ड्रॉई का मीन्स है वो पर्सन जो एक्सेप्ट कर रहा है, जिसकी लाइबिलिटी है अमाउंट को पे करना, वो पर्सन है ड्रॉई। तो ड्रॉवर और ड्रॉई दोनों के साइन होंगे। फिफ्थ पॉइंट है फिक्स्ड अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर टू पे अ फिक्स्ड सम ऑफ मनी। तो अब हमने ऊपर पढ़ा था कि ये ऑर्डर लेटर होता है, ऑर्डर की फॉर्म में होता है, बट ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या ऑर्डर देगा? ये ऑर्डर देगा फिक्स्ड सम ऑफ मनी को पे करने का। इन दी फॉर्म ऑफ ऑर्डर टू पे अ फिक्स्ड सम ऑफ मनी। ऑर्डर की फॉर्म में होता है और फिक्स्ड सम ऑफ मनी को पे करने का ऑर्डर देता है। तो यहाँ पर इसमें फिक्स्ड अमाउंट पे करनी होती है। अब है पेमेंट टू अ स्पेसिफाइड पर्सन। जो बिल की पेमेंट की जाएगी, अमाउंट पे की जाएगी, वो स्पेसिफाइड पर्सन को की जाएगी। स्पेसिफाइड पर्सन कौन होता है? ड्रॉवर मीन्स जिसने बिल को ड्रॉ किया है उसी को राइट है पेमेंट को रिसीव करने का। ये स्पेसिफाइड पर्सन वो ड्रॉवर भी हो सकता है, और अगर ड्रॉवर अपने बिहाफ में किसी और को पेमेंट दिलवाना चाहता है तो वो पर्सन भी यहाँ पर स्पेसिफाइड पर्सन हो सकता है। सेवंथ पॉइंट है फिक्स्ड डेट ऑफ पेमेंट। यहाँ पर पेमेंट की जो डेट है वो फिक्स्ड कर दी जाती है। पेमेंट आइदर ऑन डिमांड और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन। जो पेमेंट की जाएगी या तो ऑन डिमांड पर की जाएगी, जब भी चाहे ड्रॉवर ड्रॉई को बोल सकता है अमाउंट को पे करने का, तो ये हो गई ऑन डिमांड। और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन मीन्स जो ड्यूरेशन मेंशन की गई है बिल में, वो अगर ड्यूरेशन स्पेसिफाइड ड्यूरेशन एक्सपायर हो जाए, वो टाइम पीरियड चले जाने के बाद में इसकी पेमेंट की जा सकती है। उसके बाद एट्थ पॉइंट है प्रॉपरली स्टैम्प्ड। बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रॉपरली स्टैम्प्ड होना जरूरी है, प्रॉपरली साइन होना जरूरी है। नाइन्थ है वैल्यू रिसीव्ड। ये वैल्यू रिसीव्ड के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पर वैल्यू रिसीव्ड का मीनिंग क्या है कि बिल ऑफ एक्सचेंज जिस भी अमाउंट के लिए ड्रॉ किया गया है, तो उस बिल की जो हमें वैल्यू थी, वो अमाउंट की वैल्यू थी, वो पहले रिसीव्ड हो चुकी है। तो मीन्स कोई गुड्स या सर्विसेज की सेल परचेज हुई है, तभी तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया गया है, तभी ड्रॉई है जो लाइबल हुआ है अमाउंट पे करने का। तो ये वैल्यू रिसीव्ड होता है। अब नेक्स्ट है पार्टीज टू दी बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टियां होंगी? यहाँ पर 3 पार्टीज को एक्सप्लेन किया है, ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई।
तो ड्रोवर कौन होता है? ड्रोवर वो पर्सन होता है, इसके वर्ड से ही मेंशन हो गया, ड्रोवर मीन्स जो ड्रॉ कर रहा है। ड्रॉ एंड साइन दी बिल, जो बिल को ड्रॉ करता है और उसको साइन करता है, इस पर्सन को राइट होता है पेमेंट को रिसीव करने का किसी अनदर पर्सन से। तो ये जो ड्रोवर है यहाँ पर क्रेडिटर भी वर्क करता है, क्योंकि इसे राइट है पेमेंट को रिसीव करने का। तो अब यहाँ से पता चल गया कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है किसके द्वारा ड्रॉ किया जाता है? ड्रोवर के द्वारा ड्रॉ किया जाता है। नेक्स्ट पार्टी आती है ड्रॉई। ड्रॉई वो पर्सन होता है जो एक्सेप्ट करता है बिल ऑफ एक्सचेंज को। जो ड्रोवर के द्वारा बिल ऑफ एक्सचेंज राइट किया गया है उसे एक्सेप्ट कौन करता है? ड्रॉई उसे एक्सेप्ट करता है। तो ड्रॉई जब उस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर लेता है तो वहाँ पर ड्रॉई लाइबल हो जाता है उस अमाउंट को पे करने के लिए। तो इसलिए ड्रॉई को पेयर और एक्सेप्टर भी बोला जाता है, क्योंकि एक्सेप्टर उसे इसलिए बोला गया क्योंकि वो बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर रहा है, और पेयर इसीलिए बोला गया क्योंकि वो लाइबल है अमाउंट को पे करने के लिए। तो वो अमाउंट पे करेगा, इसलिए उसे पेयर बोला गया। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी आती है पेई। पेई मीन्स वो पर्सन जिसको राइट है पेमेंट को रिसीव करने का। अब अगर हम फर्स्ट को देखें ड्रोवर को, तो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि ड्रोवर को राइट है पेमेंट को रिसीव करने का। तो ड्रोवर भी पेई हो सकता है और ये पेई अनदर पर्सन भी हो सकता है कोई। ये जो ड्रोवर है और पेई है ये दोनों सेम पर्सन भी हो सकते हैं और अनदर पर्सन भी हो सकते हैं। अब इसके बाद टॉपिक आता है काइंड्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज के टाइप्स या काइंड्स। तो फर्स्ट टाइप है इसका इनलैंड बिल। इनलैंड बिल को सेक्शन 11 में डिफाइन किया गया है। इनलैंड बिल कौन से बिल होते हैं? विच आर ड्रॉन बाय अ बिजनेसमैन फॉर एक्सेप्टेंस बाय अनदर बिजनेसमैन ऑफ सेम कंट्री। तो इनलैंड बिल कौन से बिल होते हैं? वो बिल जो विद इन दी कंट्री सेम कंट्री में ही ड्रॉ किए जाते हैं, उनकी एक्सेप्टेंस भी सेम कंट्री में ही होती है, तो उन्हें इनलैंड बिल बोला जाता है। इनलैंड बिल के लिए दोनों पार्टीज़ का, जो ड्रॉवर है और एक्सेप्टर है, दोनों पार्टीज़ का सेम कंट्री में होना जरूरी है, तभी हम उसको इनलैंड बिल बोल लेंगे। अब नेक्स्ट सेकंड आता है फॉरेन बिल। फॉरेन बिल का मीन्स आउटसाइड द कंट्री, मीन्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। तो जब एक बिजनेसमैन किसी दूसरे कंट्री के बिजनेसमैन के लिए कोई बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता है तो उसे हम फॉरेन बिल बोल लेंगे। अब यहाँ पर फॉरेन बिल की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट है ड्रॉवर एंड एक्सेप्टर लिव इन डिफरेंट कंट्री। तो यहाँ पर जो ड्रॉवर होगा और एक्सेप्टर होगा दोनों अलग अलग कंट्रीज में है, क्योंकि एक कंट्री से बिल को ड्रॉ किया जा रहा है दूसरे कंट्री के बिजनेसमैन के लिए, तो दूसरे कंट्री का बिजनेसमैन उसे एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर जो ड्रॉवर और एक्सेप्टर है दोनों डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में है। तो यहाँ पर ये बिल ऑफ फॉरेन बिल की एक करेक्टरिस्टिक्स है। अब सेकंड करेक्टरिस्टिक्स है इसकी फॉरेन ट्रेड के केस में। जो ये फॉरेन बिल होता है ये कब यूज़ होता है? ये फॉरेन ट्रेड के केस में यूज़ होता है। थर्ड है 3 कॉपीज ऑफ द बिल आर मेड एंड ईच कॉपी बियर रेफरेंस ऑफ अदर 2 कॉपीज। फॉरेन बिल के केस में हम 3 कॉपीज प्रिपेयर करते हैं बिल की, और जो बाकी 2 कॉपीज होंगी वो 1 कॉपी के रेफरेंस को बियर करेंगी। तो मीनिंग क्या है इसका कि जो हमने 3 कॉपियाँ अलग अलग प्रिपेयर की तो सबके रेफरेंस नंबर अलग अलग होंगे। तो ईच कॉपी मीन्स हर एक कॉपी के ऊपर बाकी दोनों कॉपीज़ के रेफरेंस नंबर को मेंशन किया जाएगा। अब यहाँ पर फोर्थ पॉइंट है, जो हमने ये 3 कॉपियाँ प्रिपेयर की हैं अलग अलग, तो ये डिफरेंट डिफरेंट मोड में एक्सेप्टर के पास सेंड की जाएंगी। ये डिफरेंट मोड में सेंड क्यों की जाती है? ये इसलिए सेंड की जाती हैं कि अगर एक्सेप्टर को एक कॉपी रिसीव ना हो बिल की तो एटलीस्ट उसे बाकी दोनों कॉपीज़ में से कोई ना कोई कॉपी उसको रिसीव हो जाए। और इसके बाद है कि जो फॉरेन बिल होता है उसे 2 बार स्टैंप लगाई जाती हैं, उसके ऊपर 2 बार स्टैंप किया जाता है। वो वंस इन द कंट्री ऑफ ड्रॉवर, एक बार ड्रॉवर के कंट्री में और दूसरी बार फॉरेन कंट्री में। तो अब हम यहाँ से इनलैंड बिल और फॉरेन बिल को पढ़ने के बाद ही हम यहाँ से इजीली डिफरेंस निकाल सकते हैं इनका। इनलैंड बिल और फॉरेन बिल के बीच में डिफरेंस क्या रहेगा कि जो इनलैंड बिल है वो विद इन द कंट्री ट्रेड के लिए मीन्स विद इन ट्रेड इन कंट्री ट्रेड के लिए यूज़ किए जाते हैं, और फॉरेन बिल फॉरेन ट्रेड के लिए यूज़ किए जाते हैं। एक डिफरेंस हो गया इनका ये। दूसरा डिफरेंस होगा कि इनलैंड बिल में ड्रॉवर और एक्सेप्टर सेम कंट्री में रहते हैं, बट फॉरेन बिल में जो ड्रॉवर और एक्सेप्टर हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हैं। अब इनके बीच में तीसरा डिफरेंस क्या रहेगा कि इनलैंड बिल के केस में हम ओनली 1 कॉपी प्रिपेयर करते हैं बिल की, बट फॉरेन बिल के केस में 3 कॉपियाँ प्रिपेयर की जाएंगी जो बाकी दोनों कॉपी के रेफरेंस को भी बियर करेंगी और जिन्हें अलग अलग मोड में डिस्पैच किया जाएगा एक्सेप्टर के पास। और फोर्थ डिफरेंस क्या रहेगा कि इनलैंड बिल को एक बार स्टैंप किया जाएगा
और जो फॉरेन बिल है उस बिल को 2 बार स्टैंप किया जाएगा। 2 बार स्टैंप कब किया जाएगा? ड्रॉवर के कंट्री में भी और फॉरेन कंट्री में भी, मीन्स एक्सेप्टर के कंट्री में भी और ड्रॉवर के कंट्री में भी 2 बार उस फॉरेन बिल को स्टैंप किया जाएगा। और एक और डिफरेंस इनके बीच में लैंग्वेज का रहेगा कि इनलैंड बिल में हम जो कंट्री की लैंग्वेज है उसका यूज़ कर सकते हैं, बट फॉरेन बिल हमेशा ही इंग्लिश में ही रिटर्न किए जाएंगे। अब इनलैंड बिल और फॉरेन बिल के बाद में थर्ड टाइप के बिल ऑफ एक्सचेंज आते हैं एकोमोडेशन बिल। एकोमोडेशन बिल वो बिल होते हैं जो किसी एक्चुअल ट्रेड ट्रांजैक्शन के लिए हम जिनका यूज़ नहीं करते। अ सिचुएशन वेयर नो ट्रेड ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज टेक प्लेस, जहाँ पर कोई भी गुड्स और सर्विसेज की एक्चुअल ट्रेड ट्रांजैक्शन नहीं होती, बट इट इज़ यूज्ड एज एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज टू गिव ईच अदर फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो ये दो पार्टीज के बीच में एज अ एग्रीमेंट वर्क करते हैं। दोनों पार्टीज में से किसी को भी ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए ये बिल ड्रॉ किए जाते हैं। ड्रॉन विदाउट एन एक्चुअल कंसिडरेशन, ये किसी एक्चुअल कंसिडरेशन के लिए ड्रॉ नहीं किए जाते, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर कोई एक्चुअल ट्रेड ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। तो अब इन बिल्स को ड्रॉ करने का, एकोमोडेशन बिल को ड्रॉ करने का मेन पर्पज़ क्या होता है? ये बिल इसलिए ड्रॉ किए जाते हैं ताकि एक दूसरी पार्टीज़ को हेल्प कर सके, या तो किसी ओनली वन पार्टी को हेल्प करने के लिए, दोनों पार्टीज़ हैं जो एग्रीमेंट में, दोनों को हेल्प करने के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए ड्रॉ किए जाते हैं। ये मोस्टली फैमिली, फ्रेंड्स या किसी रिलेटिव्स के केस में उनको हेल्प प्रोवाइड करने के लिए ड्रॉ किए जाते हैं। अब फोर्थ टाइप के बिल आते हैं, वो है इंचोइट बिल। इंचोइट बिल्स वो बिल होते हैं जो ब्लैंक बिल भी बोलते हैं हम इन्हें, और पार्शली फिल बिल भी बोलते हैं हम इन्हें। तो इन्हें यहाँ पर ब्लैंक या पार्शली फिल बिल क्यों बोला गया है? क्योंकि जब एक पर्सन साइन करके और ओनली स्टैंप को लगाकर किसी दूसरे पर्सन को इंस्ट्रूमेंट डिलीवर कर देता है तो वहाँ पर वो बिल पार्शली फिल बिल्ड है, क्योंकि वहाँ पर साइन और स्टैंप ओनली दो चीज़ों का ही यूज़ किया गया है, वहाँ पर अमाउंट मेंशन नहीं की गई। तो वो पर्सन अथोराइज करता है जिस भी पर्सन को उसने बिल को सेंड किया है उसको कि फिल अप द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बिल, कि वो अपने अकॉर्डिंग बिल के रिमेनिंग पार्ट को फिल कर ले। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट में क्या लिखा गया है कि जो पर्सन साइन करके किसी अदर पर्सन को इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र करता है तो यहाँ पर वो पर्सन उस इंस्ट्रूमेंट के लिए लाइबल हो जाता है। जो पर्सन साइन करके ट्रांसफ़र कर रहा है वो पर्सन यहाँ पर इस इंस्ट्रूमेंट के लिए लाइबल होगा, क्योंकि जिसने भी वो इंस्ट्रूमेंट रिसीव किया है उसके पास प्रूफ है कि आपने साइन करके ये इंस्ट्रूमेंट दिया था और इस पर्सन को राइट दिया गया था इंस्ट्रूमेंट को कंप्लीट करने का। तो अब यहाँ पर इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जिस भी पर्सन को राइट दिया गया है इंस्ट्रूमेंट को कंप्लीट करने का, हो सकता है वो उसमें अपने अकॉर्डिंग कोई भी अमाउंट फिल कर ले। तो जो भी ट्रांसफरी है, जिसको राइट दिया गया है, जिसको इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र किया गया है, उसके ऊपर यहाँ रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट दिया गया है उसको फिल करने के लिए उसके ऊपर जो स्टैंप लगी है वो उस अमाउंट, जितनी उसको अमाउंट देनी है उसके अकॉर्डिंग वो स्टैंप लगाई जाती है। तो यहाँ पर ट्रांसफरी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन क्या है कि जब वो इंस्ट्रूमेंट को कंप्लीट करेगा तो उस इंस्ट्रूमेंट को कंप्लीट करते टाइम जो अमाउंट मेंशन करनी है उसे, वो अमाउंट उसे प्री डिसाइडेड अमाउंट मेंशन करनी है। मींस जो दोनों पार्टीज़ के बीच में अमाउंट डिसाइड हो गई है, जो एक्चुअल अमाउंट है वही उसमें मेंशन करनी है उसे। और दूसरा जो अमाउंट होगी वो स्टैंप की अमाउंट से ज़्यादा नहीं होगी। जितनी वैल्यू को स्टैंप बियर कर रही है उस अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट वो उसके अंदर रिटर्न नहीं कर सकता। अब फिफ्थ बिल है अनडेटेड बिल। अनडेटेड बिल को सेक्शन 18 में डिफाइन किया गया है। अनडेटेड वर्ड से ही मेंशन होता है कि जब बिल को ड्रॉ किया गया तो उसके ऊपर डेट मेंशन नहीं की गई, तो इसलिए इसे अनडेटेड बिल बोला गया है। जो होल्डर है अनडेटेड इंस्ट्रूमेंट का मे एंटर द डेट ऑफ ड्रॉइंग और एक्सेप्टेंस। जो होल्डर है वही इसमें क्या करेगा, ड्रॉइंग की और एक्सेप्टेंस की डेट को मेंशन करेगा। तो अगर इस केस में, अनडेटेड बिल के केस में, अगर रॉन्ग डेट को भी मेंशन कर दिया गया, रॉन्ग डेट एंटर कर दी गई बिल के अंदर, तो उसी डेट को करेक्ट डेट कंसीडर कर दिया जाएगा। सिक्स्थ है एम्बिजियस बिल। एम्बिजियस बिल्स का मीनिंग होता है वो इंस्ट्रूमेंट, अगर वो कोई इंस्ट्रूमेंट इस फॉर्म में रिटर्न किए जाएं कि वो प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज दोनों को क्लासीफाई करें, इस मैनर में लिखे जाएं कि वो उनको देखने से लगे कि वो प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज दोनों को क्लासीफाई कर रहे हैं, तो उन्हें हम एम्बिजियस बिल बोलेंगे। तो इस टाइप की कंडीशन कब होगी कि जब कोई भी बिल प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज दोनों को ही क्लासीफाई करेगा। तो फर्स्ट है वेयर द ड्रॉवर एंड ड्रॉई आर दी सेम। जब ड्रॉवर और ड्रॉई सेम पर्सन होंगे तब हम उन्हें एम्बिजियस बिल कंसीडर करेंगे।
तो जो ड्रॉवर और ड्रॉई है वो सेम पर्सन कब होगा, इसका एक एग्जांपल है प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन, क्योंकि जो एजेंट है वो प्रिंसिपल के बिहाफ में काम करता है। तो यहाँ पर इसका एग्जांपल होगा प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन। तो वहाँ पर हम बिल को जब भी ड्रॉ करेंगे, जो एजेंट है जब भी प्रिंसिपल के पर बिल ड्रॉ करेगा तो उसे हम एम्बिजियस बिल बोल लेंगे। अब इसी के अंदर सेकंड पॉइंट है व्हेन द ड्रॉवर इज फिक्टिशियस पर्सन। अगर ड्रॉवर फिक्टिशियस पर्सन हो तब भी हम उसे एम्बिजियस बिल कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पर जो ये फिक्टिशियस पर्सन वर्ड यूज किया गया है, इसका एक एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल ए ने बी पर कोई बिल ड्रॉ किया, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया। तो यहाँ पर ए ड्रॉवर है, बी के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया गया है, तो यहाँ पर बी की एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड है उसे, और बी कोई फिक्टिशियस पर्सन है जो एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर ए ने उसकी ऐसे ही फ्रोज्ड एक्सेप्टेंस ले ली, और फ्रोज्ड एक्सेप्टेंस लेने के बाद उसने इस बिल को सी को ट्रांसफर कर दिया। तो अब यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पर हम बिल ऑफ एक्सचेंज को एम्बिजियस बिल मानेंगे, मींस उसे प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज क्लासीफाई कब किया जाएगा। तो जब भी किसी बिल को एम्बिजियस बिल या फिर प्रोमिसरी नोट क्लासीफाई करते हैं तो जो भी उसका होल्डर है उसकी एक्सेप्टेंस पर हम उसको प्रोमिसरी नोट कंसीडर करते हैं। तो इसकी फर्स्ट सिचुएशन है वेयर द ड्रॉवर एंड ड्रॉई आर सेम। जब ड्रॉवर और ड्रॉई दोनों ही सेम पर्सन होंगे तो वहाँ पर वो एम्बिजियस बिल कंसीडर किया जाएगा। ड्रॉवर और ड्रॉई सेम पर्सन कब होंगे, इसका एक एग्जांपल है प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन। जब भी प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होगा, मींस अगर किसी एजेंट ने प्रिंसिपल पर कोई बिल ड्रॉ किया है तो वहां पर वो प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन है, मींस जो एजेंट है वो प्रिंसिपल के बिहाफ में वर्क कर रहा है, तो दोनों ही ड्रॉवर और ड्रॉई सेम पर्सन है तो वो एम्बिजियस बिल होंगे। सेकंड कंडीशन है वेयर द ड्रॉवर इज फिक्टिशियस पर्सन, जहां पर ड्रॉवर कोई फिक्टिशियस पर्सन होगा। थर्ड कंडीशन है वेयर द ड्रॉई इज नॉट अ पर्सन हु इज कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स जब ड्रॉई एक ऐसा पर्सन हो जो कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वहां पर भी एम्बिजियस बिल कंसीडर करेंगे। जैसे कि अगर कोई बिल है ड्रॉ किया गया है किसी भी माइनर पर्सन के लिए, तो माइनर यहाँ पर ड्रॉई है जिसने एक्सेप्टेंस दी है, तो वो पर्सन कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बिकॉज वो माइनर है, तो उस केस में भी हम बिल को एम्बिजियस बिल कंसीडर करेंगे। सेवंथ है फिक्टिशियस बिल। फिक्टिशियस बिल्स मीन्स कोई भी अगर बिल की कोई भी पार्टी फिक्टिशियस पर्सन होगी तो हम उस बिल को फिक्टिशियस बिल मानेंगे। तो पार्टीज कौन कौन सी हो सकती हैं, ड्रॉवर, ड्रॉई या फिर पे, इन तीनों में से अगर कोई सी भी पार्टी फिक्टिशियस होगी, फोर्स्ड पर्सन होगी, तो हम उस बिल को फिक्टिशियस बिल मानेंगे और ये बिल हैं जो एनफोर्सेबल नहीं होंगे। बट इवन इन अ फिक्टिशियस बिल, फिक्टिशियस बिल के केस में भी ये कब एनफोर्सेबल हो सकते हैं, द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ अ होल्डर इन ड्यू कोर्स आर प्रोटेक्टेड। जो होल्डर इन ड्यू कोर्स के राइट होंगे और इंटरेस्ट होगा उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर फिक्टिशियस बिल के केस में होल्डर इन ड्यू कोर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का मीनिंग क्या है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स को जो रिक्वायर्ड अमाउंट है, जो एक्चुअल अमाउंट है वो पे कर दी जाएगी। तो इसका अगर हम एक एग्जांपल ले कि जैसे ए ने कोई बिल ड्रॉ किया किस पर, बी पर, और बी से उसने एक्सेप्टेंस ले ली। ए ने बिल को ड्रॉ किया बिल को, और बी क्या हो गया यहाँ पर एक्सेप्टर हो गया, और ए ने फिर उसको ना एक्सेप्टेंस लेने के बाद में सी को ट्रांसफर कर दिया, तो सी होल्डर इन ड्यू कोर्स बन गया यहाँ पर, क्योंकि होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने से पहले उस इंस्ट्रूमेंट का होल्डर के पास होना जरूरी है, तो वो पहले इंस्ट्रूमेंट होल्डर के पास था, अब सी के पास चला गया वही इंस्ट्रूमेंट, तो सी बन गया यहाँ पर होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब अगर इन दोनों पार्टीज में से जो ड्रॉवर है या एक्सेप्टर्स है कोई भी फिक्टिशियस पर्सन होगा तो सी यहाँ पर होल्डर इन ड्यू कोर्स है, सी के इंटरेस्ट को यहाँ पर पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा, मीन्स सी को गुड टाइटल ही रिसीव होगा। अब यहाँ पर जो इंचॉइट बिल पढ़ा था इसमें एक टॉपिक रह गया था होल्डर इन ड्यू कोर्स वाला एग्जाम्पल, तो इसका एक एग्जाम्पल है। तो हमने इस पार्शली फिल बिल्ड के केस में पढ़ा था कि जितनी स्टैम्प बियर करेगी अमाउंट हम उससे ज़्यादा की अमाउंट को उसमें नहीं रिटर्न कर सकते, और दूसरा जो प्री डिसाइडेड अमाउंट है, जो पहले से डिसाइड की गई अमाउंट है, ओनली वही फिल करनी है, उससे ज़्यादा अमाउंट फिल नहीं करनी। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि ए ने कोई बिल को साइन करके स्टैंप लगाकर बी को ट्रांसफर कर दिया। ए ने बिल को साइन किया, स्टैंप किया और बी को ट्रांसफर कर दिया, और बी को क्या इंस्ट्रक्शन दी गई कि इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर
500 से ज़्यादा की अमाउंट रिटर्न नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बी को इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि 500 तक की अमाउंट इसमें रिटर्न करनी है। तो प्री डिसाइडेड अमाउंट थी 500 की, बट बी ने यहाँ पर उसमें 1000 तक की अमाउंट को रिटर्न कर दिया, क्योंकि जो स्टैंप लगाई थी ए ने वो 1000 तक की अमाउंट की स्टैंप थी, तो उसने बी ने 1000 तक का यहाँ पर अमाउंट लिख दी। तो इस केस में बी ए को शूट नहीं कर सकता, ए के लिए क्लेम नहीं कर सकता 1000 अमाउंट के लिए। क्यों? क्योंकि प्री डिसाइडेड अमाउंट थी जो 500 थी, ए ने 500 अमाउंट रिटर्न करने को बोला था। बट अगर बी इस इंस्ट्रूमेंट को सी को ट्रांसफर कर देता है तो सी यहाँ पर होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाता है। तो इस केस में भी होल्डर इन ड्यू कोर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर होल्डर इन ड्यू कोर्स को 1000 अमाउंट ही पे की जाएगी।